नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम CDP के 3 टॉपिक करेंगे, जो कि है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और आपका वाइगोत्स्की और कोलबर्ग का नैतिक विकास। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि तीनों को हम बिल्कुल अच्छे से करें। अच्छे से इन द सेंस सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ना, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अगर आप लोगों को जाना है तो आप सभी को पता है कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो। जो मैंने एक वीडियो CDP की डाली थी तो उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बोला कि आप भी हमें CDP कराइए, बिल्कुल टू द पॉइंट ही। तो इसलिए मैं ये सेकंड वीडियो आपके लेके आई हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे लगी ये वीडियो ये भी बताना, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके रहेंगे। यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी ना, बिल्कुल ध्यान से देखना और सुनना। हो सकता है कि भी एज इट इज आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर। ठीक है, हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पियाजे ने जो आपकी कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, हम इसको बोलते हैं। 3 थ्योरी कोशिश करेंगे हम ये कंप्लीट करने की, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पियाजे कॉग्निटिव या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है। इसी के साथ इसको इंटेलेक्चुअल, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लिख भी देती हूँ। कॉग्निटिव हिंदी में भी मैं आपको बता दूंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी में कहेंगे हम इसको संज्ञानात्मक विकास या फिर आपका बौद्धिक विकास है। इसी के साथ ही जो जीन पियाजे थे ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि पियाजे जी हमारे क्या थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ आपका, ये हमारे क्या है, स्विस साइकोलॉजिस्ट है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी से समझ जाना आप, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो ये आपके जीन पियाजे है, इन्होंने क्या किया था, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या हम नन्हे बच्चे बोल सकते हैं, बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, उनको क्या कहा था इन्होंने, छोटे वैज्ञानिक कहा था। ठीक है, इन्होंने बच्चों को क्या कहा था, इन्होंने कहा था बच्चों को कि बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, या हम बोल सकते हैं नन्हे आपके वैज्ञानिक है। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट है, और आप हिंदी में बोल सकते हो कि ये बेसिकली क्या है, बच्चे नन्हे और छोटे वैज्ञानिक होते हैं। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है जीन पियाजे ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसी के साथ ही देखिए, जो पियाजे है, तो पियाजे जी का मानना था कि जो बच्चा है ना वो खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बच्चे का दोनों से मिलकर जो विकास होता है, दोनों से किससे मिलकर, वह खुद से भी उसने सीखा और वातावरण से भी उसने सीखा। तो उसी को इन्होंने क्या बोल दिया, संज्ञानात्मक विकास इन्होंने बोल दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या कहा है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है। जो जीन पियाजे ने जो बच्चे हैं उनको क्या कहा है कि बच्चे हमारे क्या है, बच्चे क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब कि सक्रिय निर्माता है। क्यों, बच्चे अपने आप से सीखते हैं और वातावरण से सीखते हैं। इसी के साथ ही इन्होंने ये, आप जो पियाजे जी थे, ठीक है, ये थे आपके एक रचनावादी है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पियाजे क्या, पियाजे रचनावादी है, और इंग्लिश में कहेंगे पियाजे हमारे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, यहाँ पे हम बोलेंगे रचनावादी। पियाजे क्या है, रचनावादी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको इसमें क्या बताया कि जो पियाजे का सिद्धांत है ये क्या बताते हैं, ये बताता है कि जो एक बच्चा है जिसका जो संज्ञानात्मक जो विकास हुआ, जो मानसिक विकास हुआ है, वो कैसे हुआ, वह उसका जो जैसे पैदा हुआ है तो उस बच्चे का जो विकास आपका स्टार्ट हो जाता है, और 14 से 15 साल की जो उम्र है ना, उसमें उसका अधिकतम विकास होता है। उसमें क्या होता है, अधिकतम विकास होता है। और यहाँ पे बेसिकली जो पियाजे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम में टाइम दिया है ना बच्चे के विकास का, मैंने आपको क्या बताया कि भी टू द पॉइंट हम बात करेंगे। मैक्सिमम में आपका जो अधिकतम मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होगा वो होगा 14 से 15 साल तक। ठीक है, तो ये आपका टाइम है, 14 से 15 साल तक की उम्र में ही अधिकतम विकास प्राप्त करता है एक बच्चे का, मानसिक भी और संज्ञानात्मक संरचना के साथ वो पैदा होता है। मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो एक इंटेलिजेंसी के साथ एक बच्चा क्या पैदा हुआ है, और 14 से 15 साल तक ही उसका क्या है, विकास चलता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो पियाजे जी ने क्या किया, जो आपका ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको 4 स्टेजेस में बांटा। ठीक है, 4 स्टेजेस ये लेके आए,
और इसमें बेसिकली चार स्टेज आपकी आए, उनकी हम बात करेंगे। और इसी के साथ ही इन्होंने बोला है, प्याजे जी ने क्या बोला है कि भी जो डेवलपमेंट है ना, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये पॉइंट नोट, ये जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाए ना बिल्कुल आपके टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके देखने, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट है, तो भी पियाजे ने कहा है। पियाजे की जो थ्योरी है इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। पियाजे ने बच्चों को क्या कहा, बच्चों को कि भी वे एक्टिव कंस्ट्रक्टर थे। पियाजे कैसे थे, ये रचनावादी थे, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। मैक्सिमम डेवलपमेंट किस एज तक रहेगा, 14 से 15 एज तक रहेगा। डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस किसने कहा है, तो पियाजे ने बोला क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि भी 14-15 साल तक ही आपका विकास हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम विकास उसी टाइम हो जाता है। अब 4 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, तो ये 4 एलिमेंट आपके इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि भाई ये एलिमेंट हमारे क्या है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार जो इसमें हम भाषा भी एक तरह से बोल सकते हैं कि भाई पियाजे ने भाषा के 4 प्रकार दिए हैं, ठीक है। या फिर 4 एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है। जो फर्स्ट है हमारा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एम से आया हमारा मैचुरेशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता। और उसके बाद हमारा सेकंड है ई से आया हमारा एक्सपीरियंस, ई से हमारा क्या आया, एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। और थर्ड है हमारा फिर एस से आया हमारा सोशल इंटरेक्शन, कि भाई जो हमें समाज के साथ, ठीक है, समाज के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं। और फोर्थ हमारा एलिमेंट है ई से हमारा क्या निकल के आया, इक्विलिब्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रेशन। तो ये 4 एलिमेंट दिए, तो 4 एलिमेंट के आपको पता होना चाहिए कि भी 4 एलिमेंट है जो पियाजे ने दिए है वे कौन कौन से है। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि भी 3 एलिमेंट दे दे और एक कोई अलग से कुछ भी दे दे, और फिर पूछ लिया जाए कि भी इसमें से पियाजे ने जो 4 एलिमेंट दिए थे उनमें से एक एलिमेंट कौन सा नहीं है। तो आपको अगर याद है कि MESE, ऐसे भी याद कर सकते हो, MESE मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना, जो क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ उसी पे मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है इक्विलिब्रेशन, इसके अंदर हमारा आएगा अडेप्टेशन, इसके अंदर आएगा एक वर्ड अडेप्टेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, ठीक है। और अडेप्टेशन के अंदर आएगा हमारे 2 वर्ड, एसिमिलेशन, जिसको कि बोलते हैं आत्मसातकरण, और यहाँ पे आएगा अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन। बस ये और देख लीजिए आप, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण, ठीक है, जो भी इसको बोलते हैं ना आत्मसातकरण, या हाँ, और इसको बोलते हैं हिंदी में अकोमोडेशन को क्या बोलते हैं, समायोजन, समायोजन। तो अब क्वेश्चन ना मोस्टली यहाँ से देखने को मिलते हैं, एसिमिलेशन से और अकोमोडेशन से। तो अब आपको ये पता होना चाहिए भी एसिमिलेशन क्या है और हमारा अकोमोडेशन क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब भी हम कुछ भी ऐड करते हैं ना, जोड़ना, कुछ भी जोड़ना, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आत्मसात करना, एसिमिलेशन करना, ठीक है। जो भी हमारी नॉलेज है ना, हमारी नॉलेज में हमने कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, कुछ और उसमें ऐड कर लिया, जब भी ऐड करने से रिलेटेड आ जाएगा ना कि हमने कुछ नया सीख लिया, नया जोड़ लिया, तो एसिमिलेशन आ जाएगा। और जब भी हम बात करेंगे किसकी, एसिमिलेशन का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है, जो भी हमारी स्कीम है, जो स्कीमा का मतलब क्या है कि जो हमारा नॉलेज है, जो हमारे अंदर पहले से प्रीवियस नॉलेज है, जो फिलहाल नॉलेज है, उसमें हमने कुछ भी ऐड करना, उसको जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। और जो अपनी इन्फॉर्मेशन में हम कुछ भी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ भी एडजस्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारा अकोमोडेशन के। तो क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिले, अगर मिले भी एडजस्ट करने की बात हुई है, मॉडिफिकेशन की बात हुई है, मैनिपुलेट करने की बात हुई है, तो वहाँ पे वो किससे रिलेटेड रहेगा, अकोमोडेशन से रिलेटेड रहेगा। तो ये आपको याद रखना। और इसी के साथ एसिमिलेशन के अंदर किसी भी माध्यम से कुछ भी सीखना, वृद्धि करना, जोड़ना, ठीक है, ऐड करना, वो हमारा क्या आ जाएगा, एसिमिलेशन। और इसमें हम अपने सीखने के बाद पुराने ज्ञान में कुछ सुधार करते हैं, कुछ भी एडजस्ट करते हैं, वह कहलाएगा हमारा अकोमोडेशन, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, देखिए अब हम बात करेंगे जो पियाजे ने आपकी 4 अवस्थाएं दी है, ठीक है, 4 स्टेजेस दी है, तो उनको लेकर बात करेंगे।
जो 4 स्टेजेज है, ठीक है। तो देखिए 4 स्टेजेज दी गई है किसके द्वारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं है। 4 स्टेजेज कहिए या फिर हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो वे हमारी कौन कौन सी है, फर्स्ट है हमारी सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है, मोटर स्टेज, जिसको कि हिंदी में हम बोलेंगे संवेदी पेशी अवस्था, या फिर हम इसको बोलेंगे इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक है। हिंदी में बता रही हूँ साथ के साथ, संवेदी पेशीय अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था, और जिसका जो टाइम है वो है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 2 साल। सेकंड हमारी इन्होंने दी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जिसको कि हिंदी में हम बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जिसका टाइम है 2 से 7 साल, ठीक है, 7 ईयर्स से। थर्ड हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11। और फोर्थ है हमारी, इसको बोलेंगे हम मूर्त सक्रिय अवस्था, ठीक है। फोर्थ हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, और जिसका जो टाइम है 11 से है 15, क्योंकि 15 वर्ष इन्होंने मैक्सिमम लिया है पियाजे ने कि भी 15 वर्ष तक ही आपका अधिकतम विकास होगा। तो देखिए अब आपको ना कम से कम ना नेम तो पता होने चाहिए कि जो पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिया उनके नेम ही ये है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा कि भी पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी पियाजे की स्टेज है या कौन सी नहीं है। तो पहली सेंसोरी मोटर स्टेज है जो कि 0 से 2 साल तक है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर आपका कंक्रीट ऑपरेशन है, और फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशन है। अभी इन पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी स्टेज है जो कि हमारी संवेदी पेशी या फिर इंद्रिय जनित जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। मैं ना अभी यहाँ पे नाम नहीं लिख रही हूँ, आप ऐसे आइडिया लगा लेना। फर्स्ट स्टेज है हमारी ये। तो फर्स्ट स्टेज हमारे बेसिकली इसके अंदर क्या है, इस अवस्था पियाजे का मानना है कि भी इस अवस्था में बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना वो अपने सेंसेस से सीखता है, अपने इंद्रियों से ही सीखता है, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और उसी का अनुकरण करता है, उसी को फॉलो करता है। तो इसलिए इस अवस्था ये जो अवस्था है इसको इन्होंने, जैसे इसका नाम ही है ना ऊपर, इसको हिंदी में क्या क्या बोला ऊपर, संवेदी पेशी है और इसको इसलिए संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसका हिंदी में नाम भी है, इंद्रिय जनित अवस्था है, गत्यात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका जो टाइम है जन्म से शुरू हो जाता है और 2 साल तक चलता है, ठीक है। और इसमें आपका जो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी इसके अंदर आ जाती है लास्ट तक, लास्ट मीन्स कि भाई 2 साल तक का बच्चा होता है ना तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं भाई वस्तु स्थायित्व आ जाएगा इसके अंदर, स्थायित्व, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि भाई ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो कौन सी स्टेज में आएगी, तो फर्स्ट स्टेज में आएगी जो कि आपकी सेंसोरी मोटर स्टेज या फिर जो कि आपकी संवेदी पेशीय अवस्था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन है। जो आपकी सेंसोरी मोटर स्टेज है उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम पीरियड है 0 से 2। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। और इसी के साथ ही इसमें जो बच्चा सीखता है वो कैसे सीखता है, अनुकरण करके, अनुकरण डेफर्ड इमिटेशन करके, विलंबित अनुकरण से सीखता है। मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस स्टेज पे बच्चा क्या करता है, नकल करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस स्टेज पे बच्चा क्या करता है, नकल करना स्टार्ट करता है, नकल करके इमिटेशन करना स्टार्ट करता है, और इमिटेशन से वो क्या करता है, सीखता है, ठीक है, इस स्टेज में। और इसी के साथ ही यहाँ पे इस स्टेज को ही क्या बोला गया है आपका, गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड या फिर ओरिएंटेड बिहेवियर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बिहेवियर हिंदी में मैं बात करूँ तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार इसको हम बोल सकते हैं, गोल ओरिएंटेड भी इसको बोल सकते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट परमानेंसी यहाँ पे हो चुकी है। तो इसी के साथ ही इस अवस्था में हमारा जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए जो टीचर कौन होता है इस अवस्था में, जो उनके सेंसेस है, सेंसेस ही उनके क्या होते हैं, टीचर, सेंसेस आर टीचर, किनके, बच्चों के, क्योंकि वे अपनी सेंसेस से ही सीख रहे ना, ठीक है। तो इस एज में हमारा क्या होगा, इस एज में जो बच्चा क्या करेगा, वो अपने हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से काम करता है, आंखों से देखता है या सोचता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं बच्चा अपने हाथों और आंखों से ही सोचता है, और इस तरह से उसका जो विकास है वो होता है इस एज में। तो ये मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिए इस एज के, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी हमारी
सेकेंड स्टेज जो कि हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो चलिए मैं इसको ना उसमें लिख देती हूँ, अभी हिंदी में लिख देती हूँ। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेज हमारी पूर्व, क्योंकि इंग्लिश में मैंने वहाँ पे लिख दिया ना, तो अभी हम हेडिंग हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का ही काम चल जाएगा। संक्रियात्मक, वैसे ना हिंदी मुश्किल पड़ती है इंग्लिश से, या फिर इसको हम बोलते हैं पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। ये हमारी सेकेंड स्टेज जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, 2 से 7 साल तक रहेगा। तो इसमें बेसिकली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। इसमें यहाँ पे जो लॉजिक रहेगा ना, इसमें जो लॉजिक रहेगा या जो तर्क शक्ति रहेगी उसकी इसके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे लैक्स रहेगा किसका, लॉजिक्स का, ठीक है, इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ पे और इसी के साथ ही जो बच्चा है वो निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है। तो यहाँ पे जो एनिज्म है, ठीक है, वो इस स्टेज में आएगा। एनिमिज्म मीन्स निर्जीव को क्या समझना, जो निर्जीव चीज है। एनिज्म का मतलब क्या है, निर्जीव को सजीव समझना, निर्जीव को सजीव समझना, ठीक है। वो इस स्टेज में बच्चे करता, कौन सी, आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है या फिर संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर अगर आप क्वेश्चन उठाओगे तो आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएगा कि भी एनिज्म किससे रिलेटेड है। तो इसलिए जो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रही हूँ ना, वो हर एक आपका इंपॉर्टेंट है। जो भी वर्ड मैंने यहाँ पे राइट किया ना वही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हो जाएगा। इसमें बच्चा अहम केंद्रित और आत्म केंद्रित हो जाता है। अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म आ जाएगा, ठीक है, इकोसेंट्रिज्म आ जाएगा। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि भी जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। इस एज में, इस स्टेज पे बच्चे को ऐसा लगता है, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो बच्चा है उसके अंदर जो कंजर्वेशन है ना उसका लैक रहता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मतलब कि संरक्षण की यहाँ पे बात की गई है कि भी बच्चा है उसको, यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको कंजर्वेशन का मीनिंग बता देती हूँ कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लैक ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को जैसे हमने 2 चीजें दे दी, सेम चीज दी है, लेकिन हमने वहाँ पे क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, लेकिन हमने जो बर्तन लिया है ना, ठीक है, वो बर्तन हमने अलग अलग ले लिया। तो बच्चे को क्या लगेगा, यहाँ पे बच्चे है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि भी एक में चीज ज्यादा है और एक में कम है, और वैसे देखा जाए तो दोनों में ही चीज क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि भाई जो बच्चा है ना, एक को तो गिलास में दे दिया हमने मिल्क, ठीक है, गिलास में मिल्क दे दिया एक बच्चे को, यहाँ पे दूध दे दिया उसको, ये है क्वांटिटी। एक को हमने ना ऐसे कटोरी में दे दिया, ठीक है, ऐसे कटोरी में दे दिया। क्वांटिटी दोनों में सेम है, क्वांटिटी दोनों में सेम है, लेकिन बच्चे को लगेगा कि भी जो गिलास है ना, गिलास में ज़्यादा दूध है। तो ये है कि यहाँ पे जो कंजर्वेशन है, आपका संरक्षण है, उसकी कमी बच्चे में आ जाती है, ठीक है। उसको यहाँ पे इतना नहीं पता चलता, ठीक है। तो बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि भी दोनों में ये आपकी समान चीज़ है। तो यहाँ पे ये इस एज में 2 से 7 ईयर्स में, ठीक है। और इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बच्चा हिंदी में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, हिंदी वाले, अहम केंद्रित व, ठीक है, आत्म केंद्रित होता व आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। इसमें बच्चा आपसे प्रश्न पूछने लग जाएगा, जिज्ञासा आ जाएगी बच्चों के बीच में। 2 से 7 वाले बच्चे पूछते हैं ना, जो 2 से 7 वाली एज वाले बच्चे होंगे वो बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही देखिए वैसे आगे तो फिर फर्दर भी डिवाइड किया गया है यहाँ पे, लेकिन हम इतना नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ ही इसमें केंद्रीयकरण आ जाएगा, अहम केंद्रित, या फिर हम केंद्रीयकरण भी यहाँ पे लिख सकते हैं। केंद्रीकरण इस एज में होगा जिसको कि इंग्लिश में लिखेंगे हम सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड स्टेज। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसी के साथ है, जैसे मैंने 4 स्टेजेस की बात की है, तो थर्ड स्टेज है जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में हम इसको कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये इसका टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड भी आपके लिए बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है, 7 से लेकर
11 साल का टाइम पीरियड इसका रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होगा, बेसिकली जो बच्चा होगा, जो उसके सामने जो चीजें उपस्थित होंगी ना, उन पर वो सोच विचार करना, चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन उसका जो चिंतन है ना, वो सिर्फ ठोस वस्तुओं के लिए होगा। जो मूर्त चीजें है, जिसको वो देख सकता है ना, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए वो क्या करेगा, चिंतन करेगा, किसमें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। जो बच्चा क्या करेगा, जो मूर्त चीजें होंगी ना, जो कंक्रीट चीजें होंगी, उनके प्रति वह लॉजिक लगाना भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेज में क्या हो जाएगा, बच्चा क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, वर्गीकरण करना। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण करना, कैसे कि भाई हाँ ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा सर्कल है। तो इस तरह से यहाँ पे कलर के बेस पे कि भाई ये हमारा जो कलर है, ठीक है, ये कलर साइज, तो इस तरह से इनके आधार पर वो क्या कर देगा, क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। और इसी के साथ ही उसको जो कंजर्वेशन था, जो इससे पहली स्टेज में लैक ऑफ कंजर्वेशन था, यहाँ पे वो अचीव कर लेगा कंजर्वेशन को। ठीक है, मीन्स जो वस्तुओं का संरक्षण करना वो सीख जाएगा, वो क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। अब उसको पता चल जाएगा कि भाई दोनों में ही, जैसे पीछे मैंने बताया था कि भाई एक हमने गिलास में दूध डाल दिया है और एक हमने कटोरी में डाल दिया, वहां पे तो बच्चे था सेम क्वांटिटी, लेकिन बच्चे को पता नहीं चला, उसको लग रहा था गिलास में ज्यादा, लेकिन यहाँ पे उसको वह कंजर्वेशन अचीव हो जाएगा वहां पे। अब इस स्टेज पे उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, और इसी के साथ उसमें आपका सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। विकेंद्रीकरण मीन्स आपका क्या हो जाएगा, डिसेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस स्टेज पर यहाँ पे आपका सीरीज में लगाना भी आ जाएगा, बच्चे को सीरिएशन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन, तो इस स्टेज पर आपको तीन चीजें जो ध्यान में रखनी है, जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, यहाँ पे कंजर्वेशन भी हो जाएगा, बच्चा कंजर्वेशन पता चल जाएगा, उसको अचीव कर लेगा। क्लासिफिकेशन करना उसको आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर बता दिया, और इसी के साथ ही आपका सीरिएशन सीरीज में, ठीक है, ये भी इस के अंदर आपका आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कंजर्वेशन, हिंदी में अगर बात करूँ तो संरक्षण का गुण आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, कंक्रीट स्टेज में, और इसी के साथ सीरिएशन का मतलब है कि भी क्रमबद्धता आ जाएगी। क्रमबद्धता मीन्स बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई वह चीज़ों को आरोही क्रम में उसको रखना है या अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे एक तरह से मैं बोलती हूँ क्रम में लगाना उसको पता चल जाएगा कि भाई हम कौन से क्रम में लगाए। ठीक है, क्रम इन द सेंस कि भाई हम असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को रखना आ जाएगा उसको। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा उसको। ठीक है, अभी स्पेलिंग देख लेना, शायद ये डिसेंडिंग की गलत होगी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर उसको आ जाएगा। तो ये सारी की सारी आ जाएगी हमारी कौन सी स्टेज में, ये हमारी कंक्रीट या फिर ऑपरेशनल स्टेज। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फॉर्मल। ठीक है, फोर्थ हमारा लंबी हो गई, वैसे काफ़ी लंबी वीडियो हो गई किस स्टेज पे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसको कि जो अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि रहेगी 11 से 15 साल। तो देखिए जो फोर्थ स्टेज रहेगी, फोर्थ स्टेज में हम बेसिकली जो ये स्टेजेस में बच्चा जो भी घटनाएं हैं, जो भी वस्तुओं के बारे में अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो वो स्टार्ट हो जाती है, एक लॉजिक और कंसेप्ट के साथ वह समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, भी जो भी वो कल्पनाएं करता था ना, तो अब इस स्टेज में उसमें इतनी क्षमता है कि जो वह कल्पना कर रहा था ना, उसको वो वास्तविकता में क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, या हम बोल सकते हैं अमूर्त चिंतन आ जाएगा, लॉजिक कंसेप्ट उनको अच्छे से समझना, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो डिडक्टिव रीजनिंग है होगी। देखिए मैं तो सोच रही थी कि भाई आधे घंटे में ना तीनों ही करा दूंगी आपको, लेकिन यहाँ तो मैंने आधा घंटा एक में लगा दिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं थोड़ा फटाफट कराती हूँ। ठीक है, और मेन पर्पज़ यही था कि भाई हम जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी करें, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे ना आप जो इमेजिनरी ऑडियंस है ना वो भी क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मूर्त चिंतन तो विकसित होता ही है, उसी के साथ ही जो अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, वो भी स्टार्ट हो जाएगी, उसका भी विकास होगा, विकेंद्रीकरण भी इस अवस्था में आ जाएगा। और इसी के साथ ही आपको याद रखना जो काल्पनिक दर्शन है, ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, जो इमेजिनरी ऑडियंस है, इमेजरी ऑडियंस है वो भी यहाँ पे आती है बच्चे में। कैसे कि बच्चे को ऐसा लगता है, इमेजरी ऑडियंस काल्पनिक दर्शन का मतलब बच्चे को लगता है कि सभी उसकी तरफ देख रहे हैं या फिर घूर रहे हैं, किस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी वही नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल और फटाफट करते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको बताया था वाइगोत्स्की, मैं 3 सोच रही थी, तीनों करा देती हूँ आपको। तो टारगेट तो ये था कि भी आधे घंटे के अंदर ही कराऊं, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच दिया। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट हमारा वाइगोत्स्की का जो हमारा है सोशियो कल्चरल अप्रोच हम करेंगे, जो कि आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तो सबसे पहले जो वाइगोत्स्की है ये कहाँ से रिलेट करते हैं, रूस से। और इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है आपका वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच इन्होंने दी है, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, अप्रोच। तो ये रूसी वैज्ञानिक है, मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ ही जो वाइगोत्स्की है ये क्या है, ये आपके सामाजिक रचनावादी, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, ये आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, हिंदी में बात करेंगे सामाजिक रचनावादी है। इन्होंने क्या किया, जो सोशियो कल्चर है ना इस पर ज्यादा ध्यान किया। कैसे, इन्होंने बोला कि जो ये मानते थे कि बच्चा खुद से इतना अच्छा नहीं सीखता है जितना कि वह किससे सीखता है, समाज से सीखता है, मतलब कि दूसरों की सहायता से या फिर सोसाइटी से सीखता है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका बहुत ही मेन रोल है इसके अकॉर्डिंग, किसके, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा है, किस पर फोकस किया है, समाज पर और लैंग्वेज पर, मेन सोसाइटी पर उनका जो फोकस रहा है। तो ये इसलिए इनको सामाजिक सृजनवाद का जनक भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो बच्चे हैं वे समाज से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल फटाफट करेंगे। और इन्होंने वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, डेवलपमेंट हमारा क्या है, ये जो कॉन्टिन्यूअस है। देखिए जैसे जीन पियाजे ने क्या बोला था कि जो डेवलपमेंट है उसको क्या बोला था, एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला था कि भाई 15 साल तक अधिकतम आपका विकास हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई हमारा जीवन पर्यंत हमारा विकास है वो चलता रहेगा। ठीक है, चाहे फिर जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा ना वो भी किसके थ्रू होगा, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई ये आपका जो संज्ञानात्मक विकास है ना, है तो आपका उसी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस रहा किस पर रहा है, समाज पर फोकस रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो 3 मेन जो पहलू दिए हैं, या फिर डोमेन हम बोल सकते हैं, जो डोमेन है, ठीक है, 3 डोमेन है इस थ्योरी के, वे हमारे कौन कौन से हैं। एक तो हमारा सोशल इंटरेक्शन, ये आपको याद रखना कि भी वही सोशल से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, फटाफट मैं करा देती हूँ। सेकंड हमारा कल्चर, और थर्ड हमारा लैंग्वेज। ठीक है, तो इस सिद्धांत के ये 3 हमारे पक्ष है, आयाम है या फिर डोमेन है। तो इस यहाँ पे फिर मैं बात करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला, वाइगोत्स्की ने ये कहा कि जो बच्चे का विकास कैसे होता है, सोशल इंटरेक्शन से होगा, लैंग्वेज से होगा, ठीक है, और जो कल्चर है उससे होगा। और इसी के साथ ही इन्होंने 3 स्पीच दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रही हूँ ना ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 स्पीच का इन्होंने जिक्र किया है, तो जिसमें से फर्स्ट हमारी है सोशल स्पीच, और उसके बाद सेकंड है हमारी प्राइवेट स्पीच, और थर्ड है हमारी साइलेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इनर स्पीच। ठीक है, साइलेंट, और इसको हम बोल सकते हैं इनर स्पीच। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है, जो इन्होंने 3 स्पीच की है। सोशल स्पीच हम किसको कहेंगे, सोशल स्पीच हम किसको कहेंगे कि जब एक बच्चा किसके साथ बातें करता है, जब वह समाज के साथ बात करता है। ठीक है, जब बाहर बात करता है, ठीक है, उसको वह सोशल स्पीच के अंदर आएगी। प्राइवेट का मतलब क्या है, जब बच्चा अपने आप से ही बातें करता है,
तो वह प्राइवेट के अंदर आएगी। कई बार जैसे बच्चा खेलता है ना कि भैया मैंने ऐसे कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, मुझे ये करना, अपने आप से बच्चे खेलते हुए। और साइलेंट का मतलब क्या है कि भाई जब बच्चा क्या करता है, जब अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर ही, जैसे अंदर ही अंदर मैं बातें कर रही हूँ, मेरे मन में अंदर ही मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, साइलेंट स्पीच हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे सोशल स्पीच का एग्जाम्पल दूं कि जैसे भी आप अपने टीचर से बात कर रहे हो या अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो ये किसके अंदर आएगा, सोशल स्पीच के अंदर आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट स्पीच की, तो जब हम खुद से बातें करते हैं, ठीक है, जैसे कि भी मैं खुद से बातें कर रही हूँ, चल वो ऐसे कर लेगी, वो ऐसे कर लेगी, फिर ऐसे तो हमारा सोल्व हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो प्राइवेट कहलाएगी। और साइलेंट का मतलब क्या, जब हम मन में खुद से बातें करते तो साइलेंट हो जाएगा। और इसके अंदर हमारा आपको ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे ना आपको एक और याद रखना है, इसके अंदर हमारे 3 टर्म्स और है। एक तो हमारा ZPD बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक इसके अंदर टर्म हमारी स्कैफोल्डिंग, और एक इसका अंदर हमारा क्या है, MKO। तो मैं तीनों पे बात करती हूँ, ये क्या, तो सबसे पहले हम बात करते हैं MKO। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, मोर नॉलेजेबल या मोर नॉलेज भी इसको हम बोल सकते हैं अदर। एक बार 1 मिनट रुकना, इससे पहले ना ये जो भाषा के 3 रूप है ना, ये 3 स्पीच है, ये देख लिए कब कब आएगी। जो सोशल स्पीच है ये आ जाएगी हमारी 2 वर्ष 2+ जब हम हो जाएंगे, ठीक है, जब बच्चा 2 साल से ज़्यादा हो जाता है तो वो दुनिया से बात करना शुरू कर देता है ना, बाहर के लोगों से बात करना शुरू कर देता है। प्राइवेट स्पीच कब आएगी, जब हम 3+ हो जाएंगे, ठीक है, जैसे फिर खुद से बोल कर बातें करेगा। और साइलेंट स्पीच आएगी जब हम 7+ हो जाएंगे, 7 से ज़्यादा हो जाएंगे, हम 7+ हो जाएंगे, तो फिर हम मन में बात करना शुरू कर देंगे। तो ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे वर्ष लिख देती हूँ मैं, ठीक है, 3 साल की। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा ये है MKO और ये जो भी है, ठीक है। तो देखिए MKO हमारा क्या होगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर। तो यहाँ पे और ZPD का मतलब हमारा क्या है, पहले मैं एक बार फुल फॉर्म लिख देती हूँ, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखिए अब इसको आपको कैसे समझ में आएगा, इनका मीनिंग क्या तो देखिए इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें बोलते हैं कि बच्चे का विकास कैसे हुआ या बच्चे ने कैसे सीखा। तो इसमें क्या रहेगा, एक तो पर्सन वो होगा भी जो एक्सपर्ट है, जिसको कुछ काम है वो आता है, ठीक है। और ZPD का मतलब क्या है कि भाई आप का जो विकास है उस क्षेत्र में रहते हुए आपका जो विकास है हो जाएगा। और स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है कि भाई आप किसी की हेल्प से कुछ सीख जाओगे। इसमें ना सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने साइकिल चलाना आप सीख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो साइकिल का, ठीक है। आपको साइकिल नहीं चलानी आती, लेकिन आप साइकिल चलाना सीख तो सकते हो ना, वो आपके विकास के क्षेत्र में भी आप साइकिल चलाना सीख जाओगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ZPD कहलाएगा। जिसकी आपने हेल्प ली, जो एक्सपर्ट है, जैसे आपके पापा ने आपको साइकिल सिखाई है, तो आपके पापा क्या कहलाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, कि भाई उनको नॉलेज है, वे आपको क्या करा देंगे, वो आपको सिखा देंगे। और जो आपने जो उनकी हेल्प ली है, जो मदद ली है, जो हेल्प ली है, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका ये स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो इसको मैं अगर आपको और अच्छे से बताऊं, तो जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का विकास होगा तो वो क्या कहलाएगा, ZPD कहलाएगा। जो हमें ज्ञान देगा, ठीक है, जिससे हम ज्ञान लेंगे, जो हमें सिखाएगा, वो क्या कहलाएगा, MKO कहलाएगा। और जो हमने वो मदद ली है, जो थोड़े टाइम के लिए मदद ली है, फिर एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा ना कि भी हम अपने आप से साइकिल चलाना सीख जाएंगे, ठीक है, तो वह जो हमने मदद ली है ना, वो मदद हम कब तक लेंगे भी, जब तक हम वो खुद से हम वो काम नहीं करने लग जाएंगे। तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, जो आपने मदद लेने की जो प्रक्रिया है वह स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, तो ये आप देख लेना। तो ये था हमारा वाइगोत्सी भी, इसी के साथ ही आपका भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी कर ही लेते हैं, या इतना ही रखे, तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं भाई, 34 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। और कोलवर्क का नैतिक विकास है, या जो और भी, देखिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि भी पूरी CDP हम करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वे टॉपिक हम उठाएंगे। तो बताना वीडियो कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना क्या भाई आपको और अब नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो जो अगर आप फिर से आपके कमेंट आएंगे, आप बोलोगे कि भाई नेक्स्ट वीडियो हमें और चाहिए, तो ही आपकी CDP के ऊपर वीडियो लेके आई जाएगी, ठीक है। तो सोच तो ये रही हूँ कि भाई मैं आपका जो CDP का है ना, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, वे करा दूँ। अभी मैंने जो ये आपको 2 टॉपिक कराए ना,
चाहो तो आप पेपर उठा के देख लेना, PYQ उठा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रखे और आगे भी इन फ्यूचर भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो सोच रही हूँ कि भी कोशिश तो है यही है कि भी आपके 10-15 टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है CDP के, तो उनको तो एटलीस्ट हम कंप्लीट कर ही लें। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो वे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करके जाए, तो हो सकता है कि भी उनका भी जो स्टेट है क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए फिर बताना कैसी लगी वीडियो, तो आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और आपके सुझाव का, जो भी सुझाव रहेगा, और फिर आपके सुझाव के बेस पे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।